नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर खाने के तेल से करेंगे, जहां पर पाम तेल के दामों में 2022 के हाई से करीब आधा हमने यहां पर इन्हें होता हुआ देखा, यानी कि करीब 48-50% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। पिछले साल दिसंबर में सोयाबीन और सीपीओ पर लगा ट्रेडिंग बैन अब भी जारी है। एक्सचेंज पर ट्रेडिंग ना होने से इंडस्ट्रीज को तो परेशानी है ही, लेकिन साथ ही किसानों को भी एक रेफरेंस प्राइस अपनी उपज के लिए नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तो क्या सरकार को बैन हटाना चाहिए, और दूसरा, इन सभी बातों पर हमारे साथ करने के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दौरब मिस्त्री और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भार्गवी जवेरी। दौरब, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। और सबसे पहले खाने के तेलों पर ही बात यहां पर करेंगे, और पूरी इंडस्ट्री में ये बात चल रही है कि दौरब मिस्त्री नेगेटिव हैं, बेरिश हैं खाने के तेलों के प्राइसेस पे, यहां पर भी बेच के काम करना चाहिए। जब आप बोलते हैं तो फंडामेंटल्स लोग नहीं सुनते, फिर एक जो एक सिंपल चीज ही होती है कि दौरब मिस्त्री ने कहा है तो प्राइसेस नीचे जाएंगे। पर आपसे जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, कैसे देखते हैं आप फंडामेंटल्स, और कितना बेरिश यहां से हम देख सकते हैं माहौल? थैंक यू मनीषा। मार्केट हमारी सुनती है क्योंकि हमने जो भी फोरकास्ट किया था वो सही निकला जी। और हमने पहले से ही कहा था, जब 7,000 रिंगित 7,500 रिंगित पर भाव चल रहे थे, कि ये फुगावा है, ये बलून है, ये नहीं चल सकता ज्यादा दिन तक, और जून महीने तक 5,000 हो जाएगा और सितंबर दिसंबर तक 4,000 हो जाएगा। तो 4,000 के बदौलत 6,000 3,600 तक दाम गिरे। अब जब इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो थोड़ी बहुत बाउंस बैक रैली हो सकती है, और वो रैली अब जारी है, हम देख रहे हैं। दूसरी बात है कि डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, तो इससे पूरी सारी कमोडिटीज को दुनिया भर में एक तरह की रैली का मौका मिला है। लेकिन जो फंडामेंटल्स है, यानी कि सप्लाई और डिमांड, इसमें एक बहुत बड़ा भड़का दिया इंडोनेशिया ने, जब उसने पाम के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। ये बैन बड़ा खतरनाक चीज है, और बैन करने से ये पूरी इकोसिस्टम जो होती है एक्सपोर्ट की, वो उन लोगों ने तोड़ दी, और इसकी इतनी खराब बुरी इफेक्ट हुई है सारे बिजनेस पर, इंडस्ट्री पर, ट्रेड पर, कि इंडोनेशिया में बिल्कुल डिस्ट्रेस है। और इसे हमें लगता है कि ये बेरिशनेस, ये मंदी जो पाम की बाजार में आई है, वो अब खत्म नहीं हुई, और दाम और भी नीचे गिरने चाहिए। इंडोनेशिया में आज भी $200 की एक्सपोर्ट ड्यूटी है। इन लोगों ने एक्सपोर्ट लेवी निकाल दी, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी अपनी जारी रखी है। इसका क्या जरूरत है? तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी इनको कम करनी पड़ेगी और निकाल देनी पड़ेगी। इन लोगों ने नए नए कायदे लाए हैं, डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, इससे एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। तीसरी बात है कि जब आपने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तो जो जहाज वाले थे, जो शिप ओनर्स थे, वो अपने जहाज लेके निकल पड़े कि यहाँ तो धंधा में मिलने वाला नहीं है, हम कहीं और चले जाए। और अगर शिप ओनर शिप लेके निकला तो वो वापस 2-3 दिन में नहीं आएगा, वो तो पूरा अपना वॉयज कंप्लीट करके आएगा, यानी कि वॉयज 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते का वॉयज रहेगा। और उसके बाद मोस्ट ऑफ दी शिप ओनर ये ट्रैम्प शिप ओनर है, वॉयज पे अपनी शिप को हायर करते हैं। तो अगर उनको केमिकल कार्गो मिल गया, अच्छे दाम मिल गए, तो वो वापस पाम के मुकाबले में नहीं आएंगे जी। और इससे फ्रेट बढ़ गया, जो हम लोग $30 पर टन फ्रेट देते थे इंडिया के वॉयज को, इंडोनेशिया से इंडिया, आज हम 80, 90, $100 दे रहे हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि ये शिप ओनर सब सारे के सारे अब वापस आएंगे। ये लोग अभी सबक सीख गए, जैसे कि कंटेनर वाले सबक सीख गए कि अगर आप सप्लाई को थोड़ा टाइट करो तो दाम दुगुना बढ़ जाते हैं जी हाँ। फ्रेट के। तो इसलिए एक तरह की रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि इंडोनेशिया
अगर चाहता है तो भी माल एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि शिप्स नहीं है। एब्सोल्युटली। और इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए गौरव, तो यहाँ पर भी सरकार के काफी सारे मेजर्स हैं। इंपोर्ट ड्यूटी नियर जीरो है, टीआरक्यूज हमने उसका इम्पैक्ट आते हुए देखा, एंड देन फेड रेट हाइक है। जैसे आपने कहा सप्लाईज तो ज्यादा यहाँ पर हैं ही। कैसे देखते हैं आप फिर बाकी का 2022 खाने के तेलों के लिहाज से? और जैसे आपने कहा कि और बेरिशनेस है, तो कहां तक और प्राइसेस गिर सकते हैं? आपका आखिरी सवाल मैं पहले आंसर कर देता हूं ओके। कि मैं मानता हूं कि ये 4,000 रिंगिट जो मैंने बताया था, मैंने उसको और डाउनवर्ड रिवाइज किया है और मेरा मेरा ख्याल है कि सितंबर महीने के अंत तक हम 3,000 रिंगिट पे आ जाएंगे, यानी कि और 20-25% की ओरिजिन पे मंदी आ सकती है। ओके। आप जानती है मनीषा कि मैं तो भारत सरकार का काफी क्रिटिकल रहता हूं, लेकिन मुझे ये कहना है कि ये टीआरक्यू वाली बात जो ये लोग लाए, जब लाए वो एकदम सही कदम था। ओके। और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडोनेशिया को दिखाया कि हिंदुस्तान सिर्फ पाम के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे पास भी चॉइस है। हम सन ऑयल, सोया ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं और इसकी बड़ी अच्छी इफेक्ट हुई दुनिया में। जी। तो भारत सरकार ने सही कदम उठाया। लेकिन आज ये कदम उठाया उन्होंने मई जून के महीने में। आज मैं सोचता हूं कि ये टीआरक्यू, ये सब उनकी सेटिंग वगैरह अब हो चुकी है, लेकिन टीआरक्यू इज मेंट फॉर क्वांटिटी, नॉट फॉर ड्यूटी। ये लोग एक थोड़ा सा रिवीजन इसमें कर सकते हैं कि टीआरक्यू एट 5% ड्यूटी या टीआरक्यू एट 10% ड्यूटी। ओके। तो ये एक वेपन इनके हाथ में है जिसका इनको सही इस्तेमाल करना चाहिए। आज के दिन में करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस है भारत सरकार को कि हमारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करते हैं। आप जानते हैं बड़े प्रामाणिक इनके नेता अतुल चतुर्वेदी जी, मेहता जी, विजय डाटा जी, ये लोग बिल्कुल ये ऑयल के धंधे में बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो इनको कंसल्ट करके सरकार को थोड़ी थोड़ी ड्यूटी की बात करनी चाहिए। तो इससे सेलर्स, सप्लायर्स के ऊपर प्रेशर रहेगा और भारतीय कंज्यूमर को फायदा रहेगा। सरकार ने अब तक अच्छा काम किया है। आप जानती हो कि पिछले 2-3 महीनों से कहता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे कंज्यूमर को रिलीफ मिलने वाली है। अब रिलीफ आई है। तो अब हमको ये जारी रखना चाहिए क्योंकि भारत का कंज्यूमर, और भी इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत है। जी हाँ। एडिबल ऑयल एक ही चीज है कि जिसमें दाम नीचे आए हैं और दाम नीचे नहीं आए। तो ये कंज्यूमर को जितनी रिलीफ मिल सके वो एक अच्छा ही होगा। उससे हमारी इंडस्ट्री का अच्छा होगा, हमारी इंडस्ट्री की टर्नओवर बढ़ेगी। तो ये मेरा एक सुझाव है कि आप टीआरक्यू भले जारी रखो, लेकिन टीआरक्यू के ऊपर 5, 7, 10% जो भी ड्यूटी हमारी एसोसिएशन सुझाव करती है वो आप लगाते रहिए। पॉइंट टेकन। मैं अब इसके एक स्टेप आगे जाना चाहती हूं क्योंकि इतनी ज्यादा हमने वॉलेटिलिटी इसी साल में सिर्फ यहां पर खाने के तेलों में आते हुए देखी है। और भार्गवी, मैं आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में अब यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी क्योंकि जो हमने ये बहुत बार गौरव कहते भी रहे हैं कि ये चीज सही नहीं हुई है जब हमने सारी कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट से यहां पर बैन होते हुए देखी हैं, क्योंकि इतनी सारी वॉलेटिलिटी किसानों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, इंपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट वो था। ट्रेडर्स को अब यहां पर हेज करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़े ट्रेडर्स तो बाहर जाके हेज कर लेते हैं, लेकिन इंडियन ट्रेडर्स यहां पर क्या करें? आप कैसे देखते हैं भार्गवी ये जो स्टेप सरकार ने लिया है और एज अ ब्लैंकेट बैन 1 साल के लिए लिया है? राइट, शुक्रिया मनीषा मुझे इस पैनल पे बुलाने के लिए। तो कंप्लीटली अग्री विद गौरव। तो एक तो है कि ये बैन का क्या मकसद है, राइट? तो बैन का मकसद था, सरकार की ये मान्यता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट की वजह से महंगाई बढ़ रही है कई कमोडिटीज में, और वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये बैन लगाया गया है। अभी बैन है 7 कमोडिटीज पे, और इनमें से अगर आप 5 कमोडिटीज देखेंगे मनीषा और गौरव, आपके दर्शक भी जानते हैं कि इन 5 कमोडिटीज में, जैसे गेहूं देख लीजिए, पैडी देख लीजिए, मूंग, पाम ऑयल देख लीजिए, उसमें ज्यादा फ्यूचर्स ट्रेडिंग इंडिया में है नहीं। तो वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग को स्पॉट प्राइस से कनेक्ट करना एब्सोल्युटली अनुचित है।
इन कमोडिटीज का स्पॉट मार्केट इंडिया में इतना बड़ा है कि ये मानना कि समहाउ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में स्पेक्यूलेशन हो रहा है, इसलिए अभी स्पॉट मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो एक उदाहरण की ओर से मैंने और मेरे कॉलीग ने जब ये प्रतिबंध लगाया गया अक्टूबर और अगस्त में चना और रेप मस्टर्ड सीड्स में, क्योंकि ये ज्यादा लिक्विड है दूसरी कमोडिटीज के कंपैरिजन में, हमने उनके स्पॉट प्राइस ट्रैक किए। हमने ट्रैक किया चना का स्पॉट प्राइस और रेप मस्टर्ड सीड्स का स्पॉट प्राइस फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर 2021। बैन लगाया गया अगस्त और अक्टूबर 2021 में। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस बैन का ज्यादा स्पॉट प्राइस पे प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी उदाहरण की ओर से चना ले लीजिए, राइट? जब बैन लगाया गया अगस्त 2021 में, चना का पर क्विंटल एवरेज प्राइस होगा लगभग 5000 के रेंज में। सितंबर में चना का प्राइस आफ्टर द बैन इन द स्पॉट प्राइस बढ़ गया इनफैक्ट, और अक्टूबर में वापस 5000 के ही रेंज में था। तो इसका इस प्रतिबंध का प्रभाव महंगाई पे फ्रैंकली कोई कनेक्शन नहीं है इसका। और इनफैक्ट अभी आप मुझे पूछेंगे अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा नहीं है 5 कमोडिटीज में तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये कनेक्टेड है डोराफ की बात से, विच इज के अगर हम इंडिया में सोफिस्टिकेटेड एडिबल ऑयल सीड्स का मार्केट बनाना चाहते हैं तो स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। और बैन जितना अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाता है डेरिवेटिव्स मार्केट में, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सरकार पे भरोसा नहीं है कि रातों रात कोई भी बैन नहीं लगेगा, वो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो हमने ये स्टोरी दूसरी कमोडिटीज में भी देखा हुआ है। Absolutely. तो इट इज इसका बेसिकली महंगाई से कोई कनेक्शन नहीं है। जी हाँ, और ये बहुत स्टडीज में यहाँ पर कहा भी गया है। दौरव, बहुत क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, गवर्नेंस अगर हम देखें, रेगुलेटरी गवर्नेंस अगर हम यहाँ पर बनता हुआ देखें, क्या ये उनके ऊपर भी क्वेश्चन है कि आप एक मार्केट यहाँ पर ठीक से शायद संभाल नहीं पा रहे, और क्या सिर्फ एक तरीका है कि बैन कर दो? देखिए मनीषा जी, मैं जो भी भार्गवी जी ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। कोई भी फ्यूचर्स मार्केट आप कहीं भी लीजिए, they have to be regulated, और हमारे यहाँ सेबी एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है। अब सेबी के ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिए कि ये लोग डेली मार्केट को मॉनिटर करेंगे, एब्यूज को स्टॉप करेंगे और अच्छा तंत्र चलाएंगे। अगर वो है तो आज हमारे सामने क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हम सप्लाई को बढ़ाएं, और सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमको किसान को एक तरह का हेजिंग इंस्ट्रूमेंट देना चाहिए, एक तरह की आश्वासन देना चाहिए एमएसपी के जरिए कि उसको मिनिमम प्राइस मिलेगी, लेकिन सिर्फ मिनिमम प्राइस नहीं, उसके ऊपर बोनस भी मिलेगा, और ये बोनस आता है फ्री मार्केट से जी। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी अब फसल बन रही है और थोड़े ही सप्ताहों में हार्वेस्ट आएगी, तब सोयाबीन, गेहूं और चना वगैरह की फ्यूचर्स मार्केट को चालू कर देना चाहिए। अगर ये बैन इन लोगों ने किया कुछ भी रीजन के लिए, तो ये रीजन अब बीत चुका है। Absolutely. अब टाइम है सप्लाई को बढ़ाने के लिए, किसान को कॉन्फिडेंस देने के लिए, मार्केट को कॉन्फिडेंस देने के लिए, और इसका एक तरीका है कि आप फ्यूचर्स मार्केट को खोल दो। देखिए, हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में शायद दुनिया के 5 सबसे आगे बढ़े हुए देशों में है। सॉफ्टवेयर सब में हम लोग आगे हैं, तो ये मार्केट में हम लोग क्यों इतने पीछे पड़ गए? हमारे ट्रेडर्स तो बेस्ट ट्रेडर्स हैं। आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाइए, इंडियंस आर एट द टॉप इन द ट्रेडिंग स्फीयर। हमारे रेगुलेटर को जोर से रेगुलेट करना चाहिए, डेली रेगुलेट करना चाहिए। अगर मार्केट इज वेल रेगुलेटेड, देयर विल बी नो अब्यूज, and it will be for the benefit of the Indian agriculture. That point is well taken. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भार्गवी दौरव जी आज, और वो बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन भी हमारे दर्शकों के लिए करने के लिए। लेकिन इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे IIBX के MD एंड CEO अशोक गौतम, जिनसे हम जानेंगे देश में IIBX से आपको क्या फायदा हो सकता है, क्या कुछ है इसके फायदे। बने रहिए हमारे साथ।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। माना जा रहा है कि देश में आने वाला सोना अब IIBX के जरिए ही आएगा। हमारे साथ जुड़े हैं IIBX के MD एंड CEO अशोक गौतम। अशोक जी नमस्कार, बहुत बधाई। और मैं आपको काफी सालों से जानती हूँ और आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के हेम पे रहे हैं, और ये एक और बहुत बड़ी चीज जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए और ओवरऑल गोल्ड इंडस्ट्री के लिए भी है। क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल, और IIBX की क्या डिटेल्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? धन्यवाद मनीषा जी, ये एक हम लोगों को मौका देने के लिए, आपके चैनल के थ्रू आपके ऑडियंस से जुड़ने के लिए। हम लोग के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गिफ्ट सिटी पधार रहे हैं और IFSC का जो प्रोग्राम है उसमें IIBX को भी लॉन्च करेंगे। और हम लोग इस दिन की काफी टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब ये दिन कल आ जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। अशोक और जी अशोक जी, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे बात की जा रही है कि अब यहाँ से काफी बुलियन आएगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत देखने को मिलेगी। इंडियन मार्केट्स में एक हम प्राइस टेकर तो रहे ही हैं, एक प्राइस गिवर के तौर पर भी उभरते हुए नजर आएंगे। मनीषा जी, ये हम लोग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है कि ये ऑल्टरनेटिव चैनल क्रिएट किया गया है, ताकि क्वालिफाइड ज्वेलर्स, जिनको हम एक तरह से एक नाम दिया गया है, जो कुछ नियमों को मीट करते हैं, तो उनको हम ये सर्टिफाई करते हैं। IFSC जो कि हमारा रेगुलेटर है, उन्होंने कुछ मानदंड तय किए हैं, उनके हिसाब से क्वालिफाइड ज्वेलर्स को तय किया जाता है। आज की तारीख में ऑलरेडी लॉन्च से पहले ही 64 के करीब क्वालिफाइड ज्वेलर जुड़ चुके हैं, और भी हमारे पास एक अच्छी पाइपलाइन है। सरकार की तरफ से जो बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें IFSC हमारा रेगुलेटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कई मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग कस्टम्स डिपार्टमेंट, इन सब के सहयोग से गोल्ड अब डायरेक्टली क्वालिफाइड ज्वेलर्स IIBX के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट कर पाएंगे। बहुत अरसे बाद आपको ये पता लगा होगा कि अब ये डिसइंटरमीडिएशन का स्टेप है। अभी तक जो नॉमिनेटेड बैंक्स और नॉमिनेटेड एजेंसीज के थ्रू गोल्ड आयात हो रहा था भारत में, वो अब IIBX के थ्रू भी हो पाएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आज जो क्वालिफाइड ज्वेलर हैं, कंट्रोल अब उनके पास होगा कि उनको क्या प्राइस दिख रहा है, उस प्राइस पे वो डील कर पा रहे हैं। तो एक प्राइस ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा एक हम वर्ड यूज करते हैं डेमोक्रेटिक वे, कि अगर आपको 1 किलो लेना है या 10 किलो या 100 किलो, जो प्राइस दिख रहा है उस प्राइस पे आप उसको हिट करके कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर फ्लो हम लोगों को परमिट कर दिया है क्वालिफाइड ज्वेलर्स को, कि वो यहाँ पे एडवांस में डॉलर ला सकते हैं। उनके पास 11 दिन का विंडो है इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन करने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एक वॉल्टिंग फैसिलिटीज भी यहाँ पे कई क्रिएट कर रहे हैं। ओके। आइडिया ये रहेगा मनीषा जी कि IIBX का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो बुलियन के अराउंड काफी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ला पाए। ओके। एक और चीज जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कितने घंटे की ये ट्रेडिंग रहेगी, कितना लंबा आपका ये दिन है, और इसके अलावा कैसे प्राइसेस यहाँ पर सेट होंगे, किस तरह का टैक्स सिस्टम होने वाला है? मनीषा जी, अभी जो हम लोग शुरू करेंगे, कल हमारा फॉर्मल लॉन्च है। अभी हमारा रन चल रहा था, तो अभी हम लोग 9 बजे से 3:30 बजे तक हमको अनुमति मिली है। लेकिन हमारा रेगुलेटर के साथ बातचीत चल रहा है, और इसमें आगे जाके हम 22 घंटे तक भी इस एक्सचेंज को क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। तो ये पहली बात रही। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने टैक्स के बारे में पूछा। तो आज की तारीख में जिस तरह से क्वालिफाइड ज्वेलर्स जब बैंक्स या नॉमिनेटेड एजेंसीज के थ्रू लेते हैं, तो वो कस्टम ड्यूटी पेड गोल्ड होता है यहाँ पे। लेकिन जब वो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो गोल्ड जो कि BDR फॉर्म में हमारे पास रहता है और उनके यूनिट्स ट्रेड होते हैं IIBX में, तो जब BDR उनके डीमैट अकाउंट में हमारी डिपॉजिटरी में आ जाती है, उसके बाद उसको वो BDR को एक्सटिंग्विश करके गोल्ड को कस्टम्स ड्यूटी पे करके वापस ले जा सकते हैं इंडिया में। तो ये एक उनको एक डायरेक्ट सुविधा दी गई है। और आज की तारीख में जिस तरह की जो कस्टम ड्यूटी का प्रोसेस है, वही कस्टम ड्यूटी का प्रोसेस IIBX में भी है। ओके। मॉक ट्रेडिंग काफी समय से जारी है अशोक जी। एज ऑफ नाउ कितने लोग हम यहाँ पर कल जुड़ता हुआ देखेंगे डायरेक्टली कारोबार के लिए? मनीषा जी, कल के लिए तो काफी उत्साह है, और हमने कई लेटर्स भी साइन करके दिए हैं, क्योंकि उन लेटर्स के बेसिस पे डॉलर फ्लो आता है।
और सप्लाई साइड के लोग भी काफी उत्साहित होकर उन्होंने गोल्ड बार लाके रखी हैं। बीडीआर्स आज और कल दोनों दिन बनेंगी, बन भी रही हैं, ऑलरेडी कुछ स्टॉक भी रखा है। तो हम कल ऐसा हमारे को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी क्योंकि कल लॉन्च करने आएंगे, तो दोनों तरफ के प्लेयर्स उत्साह में कल हमें काफी ट्रेडिंग होने की उम्मीद है। और हम ये चाहेंगे कि अभी तक हमारे जो ट्रायल रन में हमने जो सब टेस्टिंग किया है सब कुछ सुचारू रूप से अब हमेशा रहेगा। एब्सोल्युटली, हम यही होप करते हैं। बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको कल के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस येट अगेन अशोक जी। एंड हम आशा करते हैं कि अगला इंटरव्यू या तो आप हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में होंगे, नहीं तो हम आपके साथ वहाँ पर गिफ्ट सिटी में मिलेंगे आपको। आपके साथ स्टूडियो में तो मनीषा जी मैं बहुत बार आ चुका हूँ। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप गिफ्ट सिटी आइए और न सिर्फ IIBX को बट पूरा IFSCA के तत्वाधान में यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं, उनको और जनता तक उन सब इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। एब्सोल्युटली अशोक जी, बहुत जल्दी मुलाकात होगी और एक बार और बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस आपको कल के लिए। और बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। इसी के साथ हमारे पास इस कार्यक्रम में आज इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, दूसरी तरफ हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा होंगे इक्विटी के पूरे एक्शन के लिए।